हेलो दोस्तों, मैं दिवाकर कुमार आर्या बायोलॉजी क्लासेस भागलपुर से। मैं आज आप लोग को कैंसर के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह जो वीडियो होगा यह इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए होगा। मैं पहले ही कहा था कि कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जिसको आपको विस्तार रूप से पढ़ना होगा। यहाँ पर मैंने कैंसर के बारे में लिखा, तो कैंसर जो है यह एक मोस्ट ड्रीडेड डिजीज है। मोस्ट ड्रीडेड का मतलब होता है कि सबसे कह सकते हो डरावना, वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड। बहुत सारे डिजीज हैं जिसमें एक ये माना जाता है कि सबसे खतरनाक बीमारी है, और इससे बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया में मारे जाते हैं हर साल। अब आप जानो कि कैंसर है क्या। तो कहा जाता है कि इट इज अनकंट्रोल्ड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। कहता है कोई भी सेल्स जब बिना कंट्रोल का और किसी वे में एबनॉर्मल, नॉर्मली नहीं, ग्रोथ करता रहे, जिसके कारण यह एक मास जो है गोला बनाता है, और यह इसी जो ग्रुप का सेल्स होते हैं इसको मैलिग्नेंट सेल्स कहते हैं, जिससे एक ट्यूमर बनता है, इसे हम कैंसर कहते हैं। चलिए इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, एक रफ में समझाता हूँ मैं कि सेल जो भी है वो कंट्रोल्ड वे में 1 से 2 सेल, ठीक है, फिर 2 से 4 सेल, जब भी ज़रूरत पड़ता है तो ऐसे कंट्रोल्ड वे में डिवाइड करता है। लेकिन जब कुछ सेल ऐसे हों जो कंट्रोल्ड वे में नहीं, लगातार यह सेल जो है डिवाइड करता रहे, जिसमें नियंत्रण ना हो, यानी कंट्रोल नहीं हो, यह एक गोला बनाएगा। इसी गोला को आप ट्यूमर कहते हो, या इसी सब सेल को, टोटल सेल को मैलिग्नेंट सेल कहते हैं। यही जो ट्यूमर बना इसी को हम लोग कहते हैं कैंसर, ठीक है। मैंने पहले आपको कहा था कि माइटोसिस जब करता है सेल, यानी माइटोसिस, जिसमें एक सेल से 2, 2 से 4 ऐसे डिवाइड करके बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक सेल जो है ना, इस पर नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, लगातार डिवाइड करते रहता है और ये मांस बना लेता है, जिसे आप कहते हो ट्यूमर। इसे ही हम लोग कहते हैं कैंसर। इस स्थिति को कैंसर कहते हैं। बिना वजह का कोशिका यानी सेल लगातार डिवाइड करता रहे बॉडी में, एक जगह पर ये सेल्स का गुच्छा बनाएगा, मांस बनाएगा, जिसे ट्यूमर कहते हैं, ठीक ना। इसे हम क्या कहते हैं, कैंसर। अब वापस आपको हम ले चलते हैं यहाँ पर। कहता है कैंसर सेल्स लॉस्ट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये आपको समझना होगा। ये कैंसर सेल्स के कुछ पॉइंट लिखा है आपको, ठीक है। क्या होता है कि जैसे एक सेल से 2 सेल बनता है, 2 से 4 बनता है। अगर यहाँ पर एक सेल दूसरे सेल्स को टच करे और पूरा दबाव, जब पूरा दबाव ये एक दूसरे को मतलब कि दबाव में रहे, तो यह सेल जो है ना, यह डिवीज़न करना बंद कर देता है। लेकिन आपने क्या देखा था कैंसर में कि एक सेल दूसरे सेल्स पे, एक दूसरे पे मतलब कि एक दूसरे के बहुत समीप रहता है, इसलिए कांटेक्ट में भी रहता है। अब कांटेक्ट रहने के कारण भी ये जो सेल है ना लगातार डिवाइड करता है। लेकिन नॉर्मली जो सेल है, जैसे ही कांटेक्ट होता है ना, तो वो सेल डिवाइड करना क्या करता है, बंद कर देता है। इसका मतलब है कैंसरस सेल्स जो है कांटेक्ट इनहिबिशन को लॉस्ट कर जाता है, यानी कांटेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। चलिए आप इस पॉइंट को आइए। कैंसर सेल्स जो हैं डोंट एंटर G0 स्टेट, यानी रेस्टिंग ऑफ सेल साइकिल। प्रायः जब सेल्स, कुछ सेल्स ऐसे डिवाइड करते हैं 1 से 2, 2 से 4, जब ज़रूरत नहीं होगा तो ये सेल जो है रेस्ट में चल जाएगा। लेकिन कैंसर का सेल जो है कभी रेस्ट में नहीं जाता है, G0 फेज में कभी नहीं जाता है। इसे हम आपको
माइटोसिस में पढ़ाया होगा कि जो सेल साइकिल है, एक साइकिल चलता है, एक सेल से दो सेल बनने में एक साइकिल से गुजरना पड़ता है, जिसमें मैंने आपको बताया होगा फेज, जिसमें एक G0 फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और माइटोसिस फेज बताया होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं बताया है तो आप इतना जानो कि कोई भी सेल अगर एक से दो बनता है तो एक साइकिल होता है, उस साइकिल से गुजरना पड़ता है, जिसमें अगर कोई सेल डिवाइड नहीं करना चाहे तो वो रेस्ट में चल जाता है, इसको कहते हैं G0 फेज। लेकिन जानते हो, यह जो सेल होता है कैंसर का सेल, यह G0 फेज में नहीं जाता है, यह लगातार डिवाइड करता है। अच्छा, अतः आप कह सकते हो कि यह रेस्ट में नहीं जाता है, यानी रेस्टिंग फेज में नहीं होता है। तो ये भी आपने पॉइंट को समझा। और कैंसर सेल्स होता है इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब आप जानते हो, क्योंकि मैं या आप सभी जो हैं मॉर्टल हैं, मतलब कि एक न एक दिन मरना है। और यह जो कैंसरस सेल्स हैं, ये लगातार डिवाइड करने की वजह से एक गोला बनाता है, यानी कह सकते हैं कि सेल्स कभी ये डेड नहीं होता, ये इमॉर्टल है। इमॉर्टल का मतलब कि ये लगातार डिवाइड करता है। तो ये कैंसरस सेल्स का कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने यहाँ आपको बताया। कैंसरस सेल्स आर इमॉर्टल। ठीक है, अब कहता है, ये आपका बिहार बोर्ड में भी पूछा है, नीट में भी पूछा है कि बायोलॉजी के जिस ब्रांच में आप कैंसर को स्टडी करते हो ना, इसे हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और जो स्टडी करने वाला होता है उसको कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ऑन्कोलॉजिस्ट तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बट आप समझो कि जैसे गैस्ट्रोलॉजिस्ट, आपने सुना होगा, ये डॉक्टर गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट का मतलब हुआ जो गैस्ट्रिक यानी कि पेट संबंधित को देखे, गैस संबंधित को देखे, तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हो। उसी तरह वह बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें हम कैंसर के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑन्को का मतलब कैंसर, लॉजी का मतलब स्टडी, तो ऑन्कोलॉजी, जो स्टडी करने वाला है ना उसे हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आप याद रखोगे, ऑन्कोलॉजी का मतलब बायोलॉजी का वह ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, कैंसर के बारे में अध्ययन करते हैं। चलो, इस पॉइंट को आपने कुछ देखा, तो अब आगे बढ़ें। कुछ लड़के ने कहा था कि सर वीडियो जो है आपका एक जगह नहीं है, हम मतलब होता क्या है कि हम हाथ से पकड़ते, मेरे पास यहाँ स्टैंड नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो आप क्या करो कि आपको फोकस कर दे रहा हूँ और आप इसे नोट भी कर सकते हो अच्छी तरह से। ठीक है, और अगर आपको दिक्कत है तो आप पूछ भी सकते हो फ़ोन करके। ठीक है, या फिर आप वहाँ पर कमेंट भी कर दो कि सर ये पॉइंट ये समझ में नहीं आया, या फिर दिक्कत है। एक लड़का ने बोला, तो मैंने बोला था कि थोड़ा सा मैं हाथ से पकड़ता हूँ, इसलिए ज़्यादा देर होने से हाथ क्या होता है, आपका हिलने डुलने लगता है। चलिए आप यहाँ पर आइए। मैंने बोला था कि मास ऑफ सेल्स यानी ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसको आप ट्यूमर कहते हो। तो आप कहता है ट्यूमर कितने प्रकार का होता है, तो ट्यूमर को दो प्रकार में बांट सकते हो आप। ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बेनाइन ट्यूमर। चलो यहाँ पर आ जाओ। ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है बेनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट। तो जनरल भाषा में आप सुन लो, बेनाइन का मतलब वो जो होता है ना, जैसे कैंसर का जो ट्यूमर बना तो किसी एक जगह लोकल में रहा। लोकल का मतलब यह है अगर हाथ में हुआ तो हाथ तक ही सीमित रहा, जिस जगह पर सेल्स का ट्यूमर बना उसी जगह जो है ना वो लोकलाइज्ड रहा, मतलब वो फैला नहीं पूरा शरीर में। तो बेनाइन ट्यूमर इट इज लोकलाइज्ड होता है। डोंट स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब नहीं फैलता है, एक बॉडी से दूसरे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक नहीं जाता है, और ये बहुत कम डैमेज करता है, बहुत कम डैमेज, शरीर को बहुत नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए कह सकते हो ट्यूमर जो है, बेनाइन ट्यूमर जो होता है ना, ये बहुत कम डैमेज करता है, जिस जगह पर होता है उसी जगह पर स्थिर रहता है, शरीर के दूसरे पार्ट पर यह नहीं जाता है। लेकिन मैलिग्नेंट का मतलब होता है, यह बहुत समझ सकते हो, जनरल भाषा में हम लोग कहते हैं खतरनाक। यह जो होता है ना, इन्वेडिंग टाइप ऑफ ट्यूमर होता है, यानी एक जगह से ट्यूमर हाँ दूसरे जगह बॉडी में चला जाएगा, यानी इन्वेड कर जाएगा, यानी कि स्प्रेड करेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चला जाएगा। इसलिए वहाँ पर भी जाकर या फिर जैसे जाएगा वहाँ भी ट्यूमर बनाना स्टार्ट करेगा, तो इसका मतलब ये बॉडी में ज़्यादा डैमेज करेगा। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ना, ये कैंसर का बहुत ही खतरनाक स्टेज होता है। तो चलिए, अब एक चीज़ है बायोलॉजी में कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, तो इसे बायोलॉजी में कहा जाता है मेटास्टेसिस। इस पॉइंट को आप नोट करो और समझो कि व्हाट इज़ द मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस एक ऐसा अवस्था है जिसमें
मैलिग्नेंट ट्यूमर का कुछ सेल्स टूट करके ट्रांसपोर्ट हो जाता है और बॉडी के दूसरे पार्ट में चला जाता है और फिर वहाँ पर जाकर क्या करता है, वो ट्यूमर बनाता है। तो यानी एक जगह से ट्यूमर जो है ना, उसका कुछ सेल्स जो है बॉडी के दूसरे पार्ट तक चला गया, जहाँ पर फिर से वह क्या करेगा, ट्यूमर बनाएगा। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसपोर्टेड हुआ, तो इसको कहते हैं मेटास्टेसिस। और जब किसी को मेटास्टेसिस होता है तो वह बहुत ही खतरनाक स्टेज होता है कैंसर का, ठीक है ना। यानी कि बॉडी के हर एक पार्ट में जाकर के क्या हुआ, ये ट्यूमर पहुँच सकता है। जैसे किसी को अगर मान लीजिए कि लंग्स का कैंसर हुआ, तो वहाँ पे ट्यूमर तो लंग्स में बना ही, वहाँ का जो है कुछ सेल्स जो है उस ट्यूमर का टूट करके अगर चला जाए किडनी के पास, हाँ, या फिर इंटेस्टाइन में चला जाए, ब्लड के जरिए जाता है, और कुछ सेल्स जा कर के फिर वहाँ पर जाके बैठ जाएगा, ठीक है। मतलब इंटेस्टाइन में जाएगा, बैठ गया, जा कर के बैठ गया, तो इंटेस्टाइन में भी ट्यूमर बनाएगा, फिर वहाँ से टूट के किसी और जगह पे जा सकता है। ये जो आने जाने का क्रम है ना, इसको मेटास्टेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये मेटास्टेसिस अगर किसी बंदे को हो जाए, यानी कैंसर का वह रूप जो लास्ट स्टेज या थर्ड स्टेज में होता है कि मेटास्टेसिस, पूरा बॉडी में ट्यूमर जो है ये बनने लगता है कहीं से कहीं जा कर के, ठीक है। अब कहता है कि ये जो है, अगर आप नीट का तैयारी करते हो तो थोड़ा सा विस्तार में जानना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ कैंसर क्या है। तो एक मैं बात बता दूं, कैंसर का टाइप बहुत होता है, जिसको आप बहुत सारे बुक में बहुत सारे टाइप में दिया है। मैं कुछ आपके जो सिलेबस के कंटेक्स्ट में हूँ, तो मैं कुछ टाइप बताने जा रहा हूँ। ऐसे मोर देन कहा जाता है कि 200 टाइप्स कैंसर को आप बंटवारा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरल वे में मैं ऑरिजिन के हिसाब से बांट रहा हूँ। ऑरिजिन का मतलब समझते हो ना, कैंसर किस जगह हुआ। अगर एपिथेलियल टिश्यू में होता है, इसको कहते हैं कार्सिनोमा। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब जानते हो, टिश्यू को आपने 4 भागों में बांटा होगा। एपिथेलियल सेल, कनेक्टिव जो होता है टिश्यू होता है, हाँ, मस्कुलर टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है। एपिथेलियल का मतलब होता है ऊपरी हिस्सा, जैसे माउथ का ऊपरी हिस्सा हुआ, स्किन हुआ, ठीक है। यानी कि कोई मान किडनी ही हुआ, किडनी का जो सेल्स का ऊपरी सतह जो है अंदर से ना, उसको एपिथेलियल सेल्स से होता है। ये एपिथेलियल सेल्स के कारण अगर होता हो जो कहते हैं क्या, कार्सिनोमा। फिर सार्कोमा, अगर कनेक्टिव टिश्यू में हो जाए, कनेक्टिव जो हमारे बॉडी में कनेक्ट करता है, जैसे बोन हुआ, बोन मेरो हुआ, जितना भी है, कार्टिलेज हुआ, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, अगर यहाँ कैंसर हुआ तो कहते हैं सार्कोमा, ठीक है। मेलेनोमा, अगर स्किन में हो, इसको स्किन कैंसर भी कहते हैं, कहा जाता है ये मेलेनोसाइट्स में होता है। मेलेनोसाइट क्या होता है, जैसे कि कोई भी हम लोग का स्किन है, तो स्किन जो होता है वो पिगमेंटेड होता है। पिगमेंट का मतलब कि जैसे कि मेलानिन पिगमेंट है हमारी स्किन में, तो कहता है जब ये मेलेनोसाइट क्या होता है, एक पिगमेंटेड सेल है, अगर इसके कारण, अगर इसमें डिवीजन होता है लगातार, इसके कारण कैंसर होता है, इसको कहते हैं मेलेनोमा, ठीक है। और फिर आप आ जाओ लिम्फोमा, ल्यूकेमिया। तो लिम्फोमा क्या होता है कि WBC में बहुत ज़्यादा क्या होता है, संख्या बढ़ने लगता है। लेकिन लिम्फोमा का मतलब इम्यून सिस्टम का जो WBC है ना, उसमें अधिक से अधिक डिवीज़न हो, मतलब एक जितना भी आपका WBC का संख्या हो उससे बहुत ज़्यादा हो जाए, तो कहते हैं हम लोग लिम्फोमा। ल्यूकेमिया जो होता है उसमें भी WBC की संख्या बढ़ता है, लेकिन अंतर क्या, ये इम्यून सिस्टम का WBC में संख्या बढ़ा, ये ब्लड में, तो दोनों है क्या, WBC में ही क्या होता है, एबनॉर्मली डिवाइड होता है। WBC में ही, WBC जानते हो एक प्रकार का सेल है, RBC, WBC, प्लेटलेट जानता होगा, ठीक है। तो WBC, तो ये लिम्फोमा कहा, ल्यूकेमिया कहा। और आप फिलहाल जानते हो कैंसर बहुत ही क्या है, ड्रीडेड डिजीज है। ड्रीडेड का मतलब डरावना, भयानक। आपने सुना होगा कि इरफान खान जो एक ट्यूमर से मरा, शुरुआत में उन्होंने ब्रेन में जो ट्यूमर था उसका इलाज कराने विदेश गया, विदेश में जो है लॉकडाउन होने की वजह से वो वापस आया, तो उसको जो डिजीज़ था उसका नाम था न्यूरो इंडोक्राइन कैंसर, यानी न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर। ब्रेन में जो ट्यूमर था न्यूरो इंडोक्राइन कैंसर था। और ऋषि कपूर जो आपका डेट किया, ये यही ल्यूकेमिया के कारण, ये बहुत दिन, लगभग साल 1.5 साल से वो बैटल कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे ऋषि कपूर, ठीक ना। ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, यानी ब्लड में जो है ना WBC की संख्या लगातार बढ़ते गया, बहुत दिन से बढ़ता गया, और वो बाहर दोनों ही जांच करवा रहे थे। एक ऋषि कपूर जो हैं ल्यूकेमिया का बाहर, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से ये बाहर नहीं जा सके, क्योंकि फ़्लाइट वगैरह बंद हो गया था, तो हमारे देश में ही वो दिखा रहे थे, और वो अपना जो है फ़िलहाल ही दोनों का क्या हो गया, इसी कैंसर। तो कैंसर एक बहुत भयानक डिजीज़ है, ठीक है। तो इसका टाइप हम लोग बहुत सारे होते हैं,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने 2-3 टाइप आपको बताया कि ऑरिजिन के हिसाब से जो है ना आप इसको कैसे बंटवारा कर सकते हो। एक जनरल आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो ना, तो अगर आप नीट का भी तैयारी करते हो या नहीं भी करते हो तो जनरल वे में आपको जानना चाहिए। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया 2 पेज में। हाँ, जो पॉइंट लिखा कैंसर क्या है, कैंसर का डिफिनेशन क्या है और कैंसर का जो स्टडी करते हैं उसको ब्रांच को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। जब कैंसर होता है तो पहले ट्यूमर बनता है यानी ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक बेनाइन ट्यूमर होता है और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। तो बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, ये ज़्यादा डेंजर नहीं होता है क्योंकि यह जिस जगह होता है उसी जगह पर रह जाता है। मैलिग्नेंट जो होता है टिश्यू या मैलिग्नेंट ट्यूमर सॉरी, तो वो जो है ना आपका दूसरी जगह बॉडी में जाता है। इस कंडीशन को आप मेटास्टेसिस कहे थे, ठीक ना। अब आ जाओ कॉज ऑफ कैंसर क्या हो सकता है, कैंसर कैसे होता है। तो चलो आओ कैंसर को कैसे होता है। तो एक पॉइंट को पहले आप समझो कि कैंसर होता कैसे है। तो कॉज ऑफ कैंसर, ठीक है, आपको पॉइंट वाइज में मैंने समझाया कि नोट्स मैं ऐसा बना के आपको दे रहा हूँ कि लगे कि आप मेरे से सामने से पढ़ रहे हो, लेकिन बोर्ड पर जो होता है थोड़ा एंटरटेन करके क्लास में पढ़ाया जाता है, थोड़ा रुक जाता है, सबका चेहरा देखा जाता है। तो बच्चे को जब चेहरा हम लोग देखते हैं तो लगता है कोई समझ पाया कि नहीं समझ पाया, तो इसीलिए मैंने नोट किया। और जो मैं 40 मिनट का क्लास लेता हूँ तो समझो ये एक वीडियो बनाता हूँ तो वो 2 दिन का क्लास है, 3 दिन का क्लास है, क्योंकि मैं पहले पॉइंट को लिख लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, ठीक ना। तो ये भी ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो तो बोलेंगे आप। तो पहली बात कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर का कारण। तो पहला पॉइंट तो आप जानो कार्सिनोजेन, ये बहुत बार पूछा है, आपके बोर्ड में भी पूछा है, ठीक ना, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा है, नीट में भी पूछा है, और पहले जो अन्य मेडिकल में होता था उसमें भी पूछा जाता था। कहता है कार्सिनोजेन का सिंपल डेफिनेशन है कि वह एजेंट या फैक्टर जिसके कारण कैंसर होता है या करता है वो। सिंपल सी तो भाषा मैंने बोला भाई, जैसे एजेंट का मतलब होता है कारक, फैक्टर का मतलब भी कारक होता है। वह कारक, वह एजेंट, वह फैक्टर जो कैंसर काउज करता है उसको कार्सिनोजेन कहते हैं। तो कार्सिनोजेन बहुत प्रकार का हो सकता है। तो कार्सिनोजेन्स आर फॉलोइंग टाइप्स। एक फिजिकल फैक्टर्स या फिजिकल एजेंट। फिजिकल का मतलब हुआ जिसे रेडिएशन जितना भी है जिसको इरेडिएशन कहते हो। तो इरेडिएशन को मैंने 2 भागों में बांटा, आयनाइजिंग रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन उसे कहते हैं। वैसा रेडिएशन जब किसी मॉलिक्यूल पे पड़े तो उसको आयनाइज कर दे, आयनाइज का मतलब आयन के रूप में बदल दे, ठीक है। तो एक्सरे और गामा रे जो होता है आयनोजिक रेडिएशन होता है। आयनोजिक रेडिएशन में एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी कैंसर करता है, एक्सरे गामा रे। नॉन आयनोजिक रेडिएशन जो कि एनर्जी थोड़ा आयनोजिक रेडिएशन से कम होता है लेकिन फिर भी ये कैंसर कर सकता है, जैसे यूवी, ठीक है। तो आपने कभी एक जनरल भाषा में जनरल भाषा में नहीं कह सकते हैं, आप किसी आदमी को अगर एक्सरे करवाने गए होंगे तो वहाँ पर लिखा होगा हिंदी में, आप इस एक्सरे या विकिरण क्षेत्र से दूर रहें, ये हानिकारक होता है, लिखा होगा बोर्ड में। इसका मतलब है एक्सरे नुकसानदायक होता है, ठीक ना। तो वही यहाँ पर जो है ना फिजिकल ये फैक्टर्स। और एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने नोट नहीं किया लेकिन आप समझो। फिजिकल में ये भी आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी सेल्स नॉर्मली जो है ना डिवाइड करता है, वो प्रेशर नहीं चाहता है कि हमको बार बार प्रेशर करे, यानी नॉर्मल सेल कभी नहीं चाहता है कि हमको कोई छेड़छाड़ करे, यानी तो मैं डिवाइड करना बंद कर दूंगा। खास करके आपने देखा होगा कि या सुना होगा कि जो कश्मीर में रहता है बंदा, तो वो एक जो है बेल्ट पहनता है जिसके अंदर कोयला रहता है, उसको कुछ नाम से बुलाया जाता है। वो बार बार जब पहनता है उसे, तो वहाँ का जो सेल्स हैं वो हमेशा क्या मतलब कि महसूस करता है गर्मी, जो कि फिजिकल है। फिजिकल का मतलब जैसे किसी एक बहुत कंगरू ऐसे कुछ कहा जाता है, उसमें उसमें कोयला भर लिया जाता है, ठीक ना, और उसको जो है गर्म कोयला को क्या करता है बॉडी में या पेट के पास या छाती के पास लपेट लिया जाता है। लपेट लेने के बाद वहाँ गर्म महसूस होता है, जिससे कि वो उस कश्मीर में उस वैली में आसानी से रह सकता है। लेकिन ये बार बार जो यहाँ का सेल है, इस जो ये जो वस्तु इसको पहनता है, इसे हीट को क्या कर सकता है, ये हमेशा हीट महसूस करता है। तो ये सेल्स क्या करता है, हमेशा दबाव महसूस करता है। इसके कारण भी देखा गया है कि कैंसर हो जाता है। तो ये भी एक फिजिकल फैक्टर है, समझ रहे हो ना।
तो फिजिकल फैक्टर तो आप समझ गए, रेडिएशन भी होगा, फिजिकल टच भी हो सकता है, या हॉटनेस भी हो सकता है, ये सब जो है ना कैंसर कर सकता है। तो ये भी आपका एक कार्सिनोजेन है। चलिए अब आइए केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में सिंपल बहुत सारे केमिकल्स हैं, देखा गया है जो कैंसर काउज करता है। आप लिखा रहता है टोबैको स्मोक में, सिगरेट की स्मोक में, खैनी में लिखा रहता है कि ये निकोटीन में पाया जाता है और ये क्या होता है, बहुत ही हानिकारक होता है, जो कैंसर काउज करता है। तो ये सब केमिकल एजेंट हुआ, जो केमिकल जो कैंसर कर सकते हैं। और याद रखना सभी केमिकल कैंसर काउज नहीं करता है। यहाँ पर मैंने केमिकल, दोज केमिकल एजेंट्स विच काउज कैंसर, तो हियर द सम एग्जांपल्स आर गिवन। टोबैको स्मोक, टोबैको स्मोक से क्या होता है, जो बीड़ी या फिर सिगरेट पीता है ये, तो उससे क्या है, लंग कैंसर होता है। कुछ और है जैसे आर्सेनिक हुआ, बेंजीन हुआ, ठीक है, ये सब भी कैंसर करता है। तो ये किसी बहुत सारे केमिकल्स हैं, ये केमिकल एजेंट्स में हुआ, ये भी कार्सिनोजेन है। अब आ जाइए बायोलॉजिकल फैक्टर्स। कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, जैसे वायरस जो है ये बायोलॉजी फॉर्म में आते हैं। तो कुछ ऐसे वायरस हैं जो कैंसर कर सकते हैं, सभी वायरस नहीं, कुछ ऐसे वायरस, इसको कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस। आपको याद है, ऑन्को का मतलब होता है कैंसर, जेनिक का मतलब पैदा करने वाला। वह वायरस जो कैंसर पैदा करता है उसको ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझना है कि ऑन्कोजेनिक वायरस जाके कैसे करता है वायरस, तो कैसे करता है कैंसर हमारे शरीर में जाकर के, तो ऑन्कोजेनिक। तो एक बात मैं यहाँ पर समझा दूँ कि कोई भी सेल है ना, और सेल के अंदर जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है जिसमें आपको डीएनए रहता है जो जीन का काम करता है, ठीक है ना। ये जीन में जो है ना, जीन, ठीक है, ये जीन जो है ना, बहुत सारे जीन होते हैं। तो एक होता है प्रोटो ऑन्कोजीन, समझो मेरी बात को, यानी कि हमारे सेल्स में जो डीएनए होते हैं जिसमें जीन बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे जीन बहुत सारे कार्य करते हैं हमारे बॉडी में। लेकिन एक जीन होता है जिसका नाम है प्रोटो ऑन्कोजीन। क्या मैंने बोला, प्रोटो ऑन्कोजीन। ये प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होता है, ये इनएक्टिव होता है। क्या होता है, ये इनएक्टिव होता है। लेकिन इसको एक्टिव में कौन बदल देता है, ऑन्कोजेनिक वायरस जाके, तब ये हो जाता है ऑन्कोजीन। और जैसे ही ऑन्कोजीन हुआ तो क्या हो जाता है, यही ऑन्कोजीन क्या करता है, सेल्स को लगातार डिवाइड करने में क्या करता है, मजबूर कर देता है कि तुम डिवाइड करना ही होगा। और जब वो लगातार डिवाइड करता है तो वही ट्यूमर बनता है। तो पहली बात समझो कि हमारे सेल्स में क्या होता है, ये प्रोटो ऑन्कोजीन है। और इसको रोकने के लिए थोड़ा सा विस्तार, अगर पूरा आप डिटेल में जाओगे तो प्रोटो ऑन्कोजीन को रोकने के लिए होता है एंटी ऑन्कोजीन। क्या होता है हमारे पास, ऑन्कोजीन। तो ये क्या करता है, कौन, ये वायरस, कौन वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस, ये एंटी ऑन्कोजीन को कहता है तुम चुप रहो। जब ये चुप रहता है तो प्रोटो ऑन्कोजीन खुद ब खुद किस में बदल जाता है, ऑन्कोजीन में। क्योंकि प्रोटो ऑन्कोजीन वैसा जीन था जो कि कैंसर काउज नहीं करता था, वो इनएक्टिव था। इसको एक्टिव बदलने वाला कौन आया, ये ऑन्कोजेनिक वायरस, किस में बदल दिया, ऑन्कोजीन में। और जबकि सामान्य सेल में हमारा प्रोटो ऑन्कोजीन भी रहता है, एंटी ऑन्कोजीन भी रहता है। तो प्रोटो एंकीजीन को ऑन्कोजीन को प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में नहीं बदलने देता है, कौन, एंटी ऑन्कोजीन। और जैसे गया कौन हमारे शरीर के अंदर, ऑन्कोजेनिक वायरस, इसको कहता है तुम शांत रहो, यानी कि तुम इसको जो है शांत नहीं रह सकते, इसको हमको किस में बदल देना है, ऑन्कोजीन में एक्टिवेट करके। इस मैकेनिज्म को थोड़ा आपको मैंने डिटेल में बताने का कोशिश किया, फिर भी आपको दिक्कत है तो आप पूछना। और ऐसे ये थोड़ा बियॉन्ड हो जाता है, क्योंकि आप नीट का तैयारी करोगे तो आपको सोचने पे थोड़ा सा मजबूर करेगा और अच्छा होगा। तो नॉर्मल सेल्स क्या बोला था मैंने, प्रोटो ऑन्कोजीन है। और जब ये सेल्स अल्टर हो जाता है, कौन सेल, कौन जीन, ये प्रोटो ऑन्कोजीन, तब क्या हो जाएगा, कैंसर। अभी मैंने बताया ही था। अब कहता है जब कैंसर हो जाता है किसी बंदे को तो कैसे डिटेक्शन होगा, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, और इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इलाज कैसे करेंगे, क्या संभव है। तो पहली बात, बहुत सारे तरीके हैं कि कैंसर किसी बंदे में है तो पता करना होगा। तो बहुत सारे मेथड हैं। पहले बायोप्सी करते हैं, जैसे मान लो किसी को ट्यूमर है कहीं पर, ट्यूमर मतलब वही सेल्स का गुच्छा, ठीक है, जिसको मास ऑफ सेल्स कहते हैं। वहाँ का सेल्स निकाल करके उसको सेक्शन में काट करके उस टिश्यू को देखते हैं सेल्स के अंदर कि माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या ज़्यादा हो गया, ज़्यादा एक्टिव है, क्यों एक्टिव क्यों है, डिवीज़न की ओर जा रहा है और पूरा बहुत जल्द डिवाइड कर रहा है, तो उसका रेशियो देखा जाता है कि इसका डिवाइड करने का क्या है। तो इसको कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, यानी जो ट्यूमर का जो
टिश्यू था जहाँ पर आपको शंका बुझा रहा है डॉक्टर को कि यहाँ पे ये टिश्यू, ये ट्यूमर जो है ना कैंसर हो सकता है, तो उसको निकाल करके उसको क्या करते हैं, सेक्शन में काट के माइक्रोस्कोप के अंदर उसका क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि इसके अंदर की स्थिति क्या है, वो सेल्स के अंदर की स्थिति क्या है, उसको कहते हैं बायोप्सी। तो ये समान है पहला। दूसरा है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी का मतलब होता है एक्सरे। अगर इंटरनल पार्ट में तो एक्सरे का यूज करके देखा जाता है कि अंदर में है कैंसर। सीटी स्कैन किया जाता है जिसको कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी से भी अंदर का कैंसर को देख सकता है। एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, अगर बहुत अंदर है, बॉडी के अंदर बहुत अंदर है, तो उसको कैसे टिश्यू को निकालेगा, कैसे बायोप्सी करेगा, अगर एक्सरे वहाँ नहीं पहुँच पाया, रेडियोग्राफी कैसे करेगा, तो एमआरआई किया जाता है। तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज में क्या होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या बोलते हैं, यूवी, इस दोनों के मदद से यूज क्या किया जाता है, इसमें मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, और उसके अंदर जो है ना देखा जाता है, लिविंग टिश्यू के अंदर पता किया जाता है कि उसके अंदर की स्थिति कैसा है और ये डिवाइड होने वाला है कि नहीं है, या डिवाइड पूरा कर रहा है कि नहीं है। तो ये भी है। बहुत सारे मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक है जिसके कारण क्या कर सकता है, कैंसर को पता कर सकता है मोलिकुल्स की स्थिति में, यानी मोलिकुल को डाल करके देखा जाता है कैंसर है कि नहीं। एक समझ में आपको आना चाहिए एक बात, ये जो एंटीबॉडी एक तरह से केमिकल है, बायोकेमिकल है। इसको क्या करता है, कैंसर के अगेंस्ट ये एंटीजन को पता किया जाता है कि कैंसर का, अगर किसी बंदे को कैंसर हुआ है तो कैंसर का क्या होता है, कुछ एंटीजेंस होते हैं, हाँ, उससे पता चलता है। जैसे एंटीबॉडी जाकर के एंटीजन से बाइंड कर लेगा तो समझ जाएगा कि नहीं उसको कैंसर है, तभी तो ये एंटीबॉडी एंटीजन से जाके बंध गया। क्योंकि एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होता है, एक तरह से मतलब ताला और चाबी का रिलेशन है। मान लीजिए अगर ये क्या है आपका एंटीजन, अगर ताला है तो ये चाबी है, जाके लॉक कर जाएगा। तो जैसे गया, यानी कि अगर एंटीबॉडी डाले कैंसर को पता करने के लिए, तो अगर कैंसर किसी बंदे को है तो उसका एंटीजन बनता है, और यह एंटीबॉडी एंटीजन से जब बाइंड करता है तो समझ लिया जाता है कि नहीं उसको कैंसर है, तो इसको भी डिटेक्शन किया जाता है। तो ये जो है ना ये मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक में ही है, चूँकि ये मॉलिक्यूल है, तो ये सब स्थिति से पता कर लिया जाता है कि कैंसर किसी बंदे को है कि नहीं। अगर कैंसर है तो ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, और ट्रीटमेंट तो आपको बताया कि बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि मैंने बताया था, इरफान खान का बहुत दिन से चल रहा था इलाज, और बेचारा इलाज करते करते हम लोग के बीच नहीं रहे। वो अच्छा एक एक्टर थे, और हमारे बीच ऋषि कपूर भी नहीं रहे जो कि ल्यूकेमिया कैंसर से मतलब कि पीड़ित थे। तो फिर भी शुरुआत की स्थिति में, ठीक है, बहुत सारे कैंसर पेशेंट को ठीक किया जाता है, और वो दोनों को भी बहुत हद तक मतलब कि कंट्रोल में किया गया था। लेकिन ये बहुत सारा जो है लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारा लोग, बहुत सारे जो बीमारी हैं वो बीमारी वाले लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सके, अब्रॉड नहीं जा सके, और यहाँ भी ठीक ढंग से इलाज नहीं हो पाया और चला गया। लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हो सकता है बहुत सारे मेथड को एक साथ यूज किया जाए, अकेला भी मेथड को यूज किया जाए। तो यहाँ है कि फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू ट्रीट कैंसर। एक सर्जरी है, तो सर्जरी में आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ, सर्जरी का मतलब आप जानते हो रिमूव करना, यानी जहाँ पे लगता है कि किसी को ट्यूमर हुआ है उसको काट के क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। सर्जरी यानी डॉक्टर के द्वारा रिमूव किया जाता है ट्यूमर को। लेकिन याद रहे कि यह हर जगह से नहीं संभव है, ये शुरुआत में ही संभव है। क्योंकि जब मैंने आपको बोला था कि मेटास्टेसिस का फेज आ जाए, यानी मेटास्टेसिस का फेज का मतलब यह था मेरा कहना कि अगर कोई ट्यूमर एक जगह दूसरी जगह चला जाए, फिर वहाँ ट्यूमर बन जाए, फिर तीसरी जगह जाए, तो कितना ट्यूमर को निकालोगे, संभव नहीं है। ये सर्जरी तभी संभव है जब लोकलाइज्ड कैंसर हो, एक जगह हो, ठीक है। तो ट्यूमर क्या करता है, काट के डॉक्टर निकाल लिया जाता है। एक यह है तरीका। दूसरा है रेडिएशन थेरेपी। कहता है कि बहुत सारे रेडिएशन, जैसे यूवी रेडिएशन हुआ या एक्स रेडिएशन है, बहुत सारा उसका एनर्जी है, और डिफरेंट एनर्जी पर क्या करता है या डिफरेंट वेवलेंथ पर क्या करता है, कैसे मतलब कि पेशेंट को दिया जाता है ताकि उसके कैंसर सेल्स को मार दिया जाए। जैसे किसी को ब्रेन के अंदर है तो कहता है रेडिएशन थेरेपी दे करके क्या करता है, कुछ सेल्स को मार दिया जाता है, और जब सेल्स मर जाएगा तो वो डिवाइड नहीं करेगा और उसका कैंसर क्या है, आगे का स्टेज रुक जाएगा। ये है रेडिएशन थेरेपी। ये है, मैंने सर्जरी बोला। कीमोथेरेपी नाम से है, कीमोथेरेपी। कीमो का मतलब होता है क्या, आप जानते हो, कीमो का मतलब होता है केमिकल का
साथ मतलब कि किसी को इलाज करना। तो बहुत सारे केमिकल ड्रग्स हैं, बहुत सारे केमिकल ड्रग्स हैं जो क्या करता है, जाके सीधा कैंसर सेल्स को मारता है। तो वो भी केमिकल भी बहुत सारे निकाला गया है, ठीक है, उसका बहुत सारे कैटेगरीज में बांटा गया है। वो आप हायर स्टडी में ही कर सकते हो, जब एमबीबीएस के सेकंड या थर्ड स्टेज में जाओगे तब, ईयर में जाओगे तब, ठीक है। फिर भी कहता है ये तीनों जो था, इस तीनों का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है। किसी किसी पेशेंट में तीनों चीज़ चाहिए, यानी सर्जरी भी कर दिया, रेडिएशन भी दिया और कुछ केमिकल भी दिया जाता है। और ये मैंने खुद कुछ पेशेंट को देखा है करते हुए, मतलब कि उनसे मतलब उसके रिलेटिव से मैंने जाना है कि तीनों का यूज़ किया जाता है। किसका किसका, तो भाई सर्जरी का भी यूज़ किया जाता है और रेडिएशन का भी, केमोथेरेपी का। तो समटाइम्स ऑल एबव कॉम्बिनेशंस आर यूज टू ट्रीट कैंसर, ठीक है, बहुत सारे। अब कहता है सुनो कि जब केमिकल का ट्रीटमेंट किया जाता है कीमोथेरेपी का, तो याद रखना जब भी कॉम्बिनेशन में हो, तीनों का कॉम्बिनेशन में हो चाहे अकेला हो, तो इसका बहुत साइड इफ़ेक्ट है। तो साइड इफ़ेक्ट है, आपने कभी सुना होगा युवराज सिंह या फिर जो है क्या कहते हैं कुछ ऐसे, युवराज सिंह का भी इलाज चला विदेश में, जिसको लंग्स में या प्रॉब्लम था, ट्यूमर बन गया था, तो उसको कीमोथेरेपी दिया गया था, ठीक ना। तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपने देखा होगा कि उसका बाल जो है, हेयर जो लॉस कर गया था, और उनको एनीमिया भी हुआ था। और इसमें साइड इफ़ेक्ट यह कि इसमें वोमिटिंग भी बहुत होता है, डॉट डॉट कर दिया, ये सब है। केमिकल ड्रग्स का बहुत साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। एक यहाँ मैंने दिखा है अल्फ़ा इंटरफेरॉन, ये मैंने देखा है एनसीईआरटी में। तो इसको मैंने समझाने की कोशिश किया। जब किसी बंदे को कहता है कि अंदर में ट्यूमर होता है, तो अल्फ़ा इंटरफेरॉन जो है एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ही है। ये अल्फ़ा इंटरफेरॉन जो है ना, या तो केमिकली बना लिया जाए या तो किसी के बॉडी से निकाल लिया जाए, जनरली केमिकली बनाया गया है अल्फ़ा इंटरफेरॉन। ये किसी पेशेंट को दिया जाता है, जिस पेशेंट को कैंसर हो जाता है। तो वो क्या करता है अल्फ़ा इंटरफेरॉन, हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ावा देता है, यानी एक्टिवेट करता है, और कहता है जाके तुम ट्यूमर के सेल्स को क्या करो, नष्ट करो। तो अल्फ़ा इंटरफेरॉन, तो ये भी क्या है, एक केमिकल ड्रग्स ही है कहा जाए तो। इट इज़ गिवन टू पेशेंट विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम, उसके इम्यून सिस्टम को लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है और जाके डिस्ट्रॉय करता है ट्यूमर को। तो ये थोड़ा सा पॉइंट को मैंने नोट आउट इसलिए कर दिया लास्ट में, क्योंकि ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में। मैंने पहले बोला कि मैं डीपली भी जाता हूँ, और आपका सिलेबस के कंटेक्स्ट में एनसीईआरटी का भी कुछ पॉइंट, चूँकि नीट जो है वो एनसीईआरटी को भी देखता है पूरा, और थोड़ा तो आगे जाता है कुछ कुछ पॉइंट पे। तो ये मैंने आज आपको विस्तार रूप से कैंसर के बारे में बताया। और कैंसर यही विस्तार नहीं है, आपके स्टेज से थोड़ा मतलब कि एभव बताया है, जो आपका +2 लेवल है उससे थोड़ा एभव बताया है, ताकि आप नीट वगैरह में, एम्स वगैरह में, जो भी एम्स तो नहीं, अब तो सिर्फ नीट का एग्ज़ाम होता है, एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम होता है, उसमें आप नहीं फंसो। और वैसे आपका बोर्ड में तो आप संभव मतलब अच्छी तरह से सब क्लियर कर दोगे, सब बन जाएगा आपसे। लेकिन थोड़ा सा नीट के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं पिछले ईयर्स का आपको प्रैक्टिस करना होगा। और आपका जो मैंने ये आज कैंसर का टॉपिक बताया, और यहाँ पे नेट होने की वजह से कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, क्योंकि नेट बहुत तो यहाँ पे स्लो रहता है। अभी मैं वीडियो बनाया हूँ और फिर जो है आपका जाके अपलोड करूँगा। तो ये मैंने पूरा हुआ, आपको मैंने पहले से दिखा दिया है। जिस बंदे को मान लीजिए नोट करना हो, तो आप क्या करो कि मैं पेज तो पूरा दिखाई दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जब वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पर क्या कर दो, स्टॉप कर दो। और स्टॉप करने के बाद जो है आप आराम से आप नोट कर लोगे, क्योंकि ये पेज में लिखा हुआ है, आधा पेज या एक पेज तो एक स्क्रीन पर आ ही जाता होगा, ठीक ना। और शुरू से आप आराम से नोट कर सकते हो, इसलिए मैंने हाथ भी हटा लिया है। तब तक आप इस कैंसर्स को पूरा पढ़ोगे, ठीक है। और फिर आपको अगर कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा, तो फिर आप कांटेक्ट करेंगे। तब तक आपको अलविदा, गुड नाइट, आप अच्छे से रहें, लॉकडाउन का पालन करें, आप स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।